वेरी गुड। Morning, sir. मॉर्निंग सर। हाँ, so स्क्रीन क्लियर है और वॉइस क्लियर है, देखो। Yes, sir. Yes. ओके, सो काफी दिन बाद लेक्चर हो रहा है। काफी दिन बाद लेक्चर हो रहा है। लास्ट टाइम नहीं हो पाया क्योंकि आपके कुछ कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट हुए थे, मे बी। कॉलेजेस अभी ऑफलाइन स्टार्ट हो गए हैं, राइट? Yes, sir. ओके ओके, गुड। एंजॉय द कॉलेज लाइफ, लेकिन साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहना प्लीज, वो नहीं छोड़ना, क्योंकि कॉलेज काम नहीं आएगा, अल्टीमेटली जो पढ़ोगे वही काम आएगा आगे, ठीक है? सो आई वाज सेइंग दैट लास्ट वीक लेक्चर नहीं हुआ था, उसके लास्ट वीक एक लेक्चर हुआ था। आई थिंक इन दैट वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर चल रहा है, और उसमें मैंने लास्ट टॉपिक जो करवाया था ना, उसका नाम था ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड सो ऑन। ठीक है, आप अपनी नोटबुक ओपन करके देख लो, लास्ट टॉपिक कौन सा था एक्चुअली। इज इट ट्रांसफार्मर? एडी करंट तो Eddy's current. हाँ, ट्रांसफार्मर फिनिश हो गया था। उसके बाद जैसे एक लास्ट टॉपिक जो बहुत ही छोटा टॉपिक है एक्चुअली, दैट वाज रनिंग, इट्स एडी करंट्स। एक सेकेंड ना, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर भी बाकी है। ट्रांसफार्मर बाकी है मैंने बोला था। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। हाँ हाँ यस सर। हाँ हाँ, ठीक है, फॉर्मूला देते सर। लेकिन एडी करंट स्टार्ट हुआ था ना, यस, पहले एडी करंट सब लोग कर रहे थे, ठीक है? सो एक सेकेंड ना प्लीज, 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। या ओके, तो एडी करंट एक बार देख लो क्या लिखा है मैंने लास्ट टाइम। एडी करंट भी इंड्यूस करंट ही है अल्टीमेटली, बट ये क्यों बनते हैं एडी करंट्स? बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द मेटल ब्लॉक, flux passing through the metal block, they are changing, right? 1 second. Yeah, so let's start now. See, so last topic that is going on, it's eddy currents. ठीक है, स्क्रीन पे देखो ध्यान से, बहुत क्विकली मैं बता देता हूँ फिर से एडी करंट्स क्या थे। देखो, सपोज ये एक मेटल का ब्लॉक है, थिक मेटल ब्लॉक लाइक दिस, ठीक है, मेटल है। तो इसके वजह से आप सपोज यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहे हो दिस वे, दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस पासिंग। ये मैग्नेटिक लाइंस कैसे जा सकती हैं? सपोज दिस इज नॉर्थ एंड साउथ पोल लाइंस, ये मैग्नेट ऐसे मूव कर रहा है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकती है, फ्लक्स पासिंग थ्रू मैग्नेट कैन चेंज। ओके, तो ऐसा देखा जाता है कि इट्स अ मेटल ब्लॉक, ऑब्वियसली इट इज मेटल, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सपोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमना स्टार्ट कर देते हैं क्लोज पाथ में लाइक दिस। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर भी ऐसे घूम सकता है लाइक दिस, दिस वे, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट सर्कुलेटिंग इन अ क्लोज पाथ लाइक दिस, ऐसे, समझ रहा है क्या? ऐसे घूमना स्टार्ट कर देते हैं। ये तकरीबन लगभग वो वैसी चीज है जैसे फैराडे ने एक्सपेरिमेंट में देखी थी। फैराडे ने भी देखा था जब फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी कॉइल में से, तो कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ था। करंट इंड्यूस हुआ था मतलब इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड मूविंग इन अ कॉइल, वैसे ही इलेक्ट्रॉन अभी घूमना चालू करते हैं। तो ये जो मेटल के अंदर ये करंट्स बनते हैं ना इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, इन करंट्स को बोलते हैं एडी करंट्स, ठीक है? ठीक है, इनका भी डायरेक्शन, ये करंट्स जो बन रहे हैं अंदर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहा है, इसका डायरेक्शन वैसे ही होता है अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। देखो, जैसे सपोज ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल इसको अप्रोच कर रहा है, नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग, ठीक है, ठीक है, तो नॉर्थ पोल जब अप्रोच कर रहा है इसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, तो एडी करंट ऐसे बनेंगे, करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि वो इस अप्रोच को अपोज करेगा, इस फ्लक्स की चेंज को अपोज करेगा। तो नॉर्थ देखो आपकी तरफ आ रहा है, अब इसको कैसे अपोज करोगे? बाय क्रिएटिंग नॉर्थ हियर, यहाँ नॉर्थ बना के, ठीक है, नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनाएंगे तो ऑपोजिशन मिलेगी ना नॉर्थ को। तो नॉर्थ पोल बनाने के लिए यहाँ पे करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एनी आइडिया? एंटी क्लॉकवाइज। यस, जिन स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो देखो आंसर इजीली दे रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। So current will be, eddy current will be anti-clockwise here. So direction of this eddy current will also be according to Lenz's law. और ये जो current है ना वो basically
ये जो मैग्नेट है इसको आप मूव कर रहे हो ना, इसके मोशन को ये अपोज करेगा, ठीक है। लेंज़ेस लॉ ने यही बताया था ना कि इंड्यूस करंट अपोज करता है फ्लक्स के चेंज को, तो ये याद रखो। एडी करंट इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब एडी करंट की Sir, कुछ, हाँ बोलो। वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अलोंग घूमेगा ना? इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमने लगते हैं एंड इनसाइड द मेटल ओनली। क्या हो गया उसमें, डाउट क्या है, वापस बोलो। सर ने मतलब वो इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट के अलोंग घूमेगा ना, तो पहले भी घूम रहा था, बाद में भी घूमेगा तब। नहीं 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 नहीं, आप गलत कर रहे हो। आप शायद एटम ऐसा मान रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है और एटम के अंदर वो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, राइट? नहीं नहीं नहीं, ये वैसा नहीं है। आपको ये मालूम होगा ना, मेटल कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, सुना होगा आपने। फ्री इलेक्ट्रॉन, यस सर। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो एटम के अंदर है कि जो एटम से बाहर आ गया है? बाहर आ गया है। हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो एटम से ऑलरेडी बाहर आ गया है। वो बाहर आने के बाद वो किसी बहुत बड़े ऑर्बिट में घूमेगा, वो एटम के ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। इट रिवॉल्व्स इन अ बिगर सर्कल्स। और वो अकेला नहीं घूमेगा, उसके साथ 2-4 और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी घूमेंगे एक बड़े ऑर्बिट में। तो उनके जी। वो एटम के बाहर घूमता है, एटम के अंदर नहीं, देखिए। और जब वो एटम के बाहर घूमेगा ना, तो वाइल मूविंग इन द ऑर्बिट वो दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड वगैरह भी कर सकता है, ठीक है। तो जैसे आप किसी वायर में से करंट पास करते हो, मैंने पास करंट इन वायर, तो आपको मालूम है करंट जब वायर से पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वायर के अंदर। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे फ्लो करते हैं? वो एटम के अंदर नहीं फ्लो करते, वो फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसा है ये, ठीक है। यस सर, समझा। Okay, so I hope eddy currents is now clear. Okay, now I'll tell you some uses of this eddy current. कहाँ इसको यूज किया जाता है, ठीक है, कि कहाँ पे इसके कुछ यूज है। पहला याद रखो, जो एडी करंट्स है ना, दे आर यूज्ड इन द इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस में यूज होते हैं। अब इंडक्शन फर्नेस क्या है मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। इंडक्शन फर्नेस जो है ना, ओके, इट इज बेसिकली क्या है, फर्नेस है। फर्नेस क्या होता है आपको मालूम है? फर्नेस में हाई टेम्परेचर बनाया जाता है ना, किसी चीज को गर्म करने के लिए वगैरह, फर्नेस। केमिस्ट्री में आपने शायद ब्लास्ट फर्नेस सुना हो, ब्लास्ट यस। फर्नेस, हाँ। फर्नेस मतलब ऐसी चीज जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। तो इंडक्शन फर्नेस भी फर्नेस ही है जिसमें हाई टेम्परेचर होता है, लेकिन इंडक्शन फर्नेस इज यूज्ड टू मेल्ट द मेटल्स। एक ऐसा फर्नेस है जिसमें मेटल्स को मेल्ट करने के लिए यूज होता है। तो इंडक्शन फर्नेस कैसे काम करता है देखो, दिस इज, ये है सपोज इंडक्शन फर्नेस। इट कंसिस्ट ऑफ वॉल्स, तीनों बाजू उसके वॉल्स हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं इंडक्शन फर्नेस के अंदर, ठीक है, हम लोग वो मेटल रख देते हैं जिसको हमको मेल्ट करना है। ये देखो मेटल मैंने रख दिया, पीस ऑफ मेटल जिसको मुझे मेल्ट करना है, ठीक है। अब इंडक्शन फर्नेस के अंदर यहाँ पर ऐसी एक कॉइल होती है, ऐसा एक कॉइल, ठीक है। ये कॉइल को, जो आप कॉइल दिख रही है, ठीक है, ये कॉइल को ना एसी करंट के साथ जोड़ा जाता है, अल्टरनेटिंग करंट के साथ। एसी, एसी जैसे मैंने आपको बोला था, एसी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का नाम एसी ही है, लेकिन एसी करंट का थोड़ा आइडिया है आपको, इट्स अल्टरनेटिंग करंट। सो करंट इस कॉइल में से पास होगा, बट इट इज अल्टरनेटिंग करंट ना। तो करंट क्या करता रहेगा, चेंज का होता रहेगा, ठीक है। अब होता क्या है, इस कॉइल में से जब करंट पास होता है तो कॉइल अपने आसपास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ऐसे सपोज मैग्नेटिक लाइंस बनाएगी ऐसे, राइट, ये ऐसे मैग्नेटिक लाइंस। तो क्या लग रहा है जो मैग्नेटिक लाइंस बन रही हैं वो इज मेटल से भी पास हो सकती है ना, थोड़ी बहुत लाइंस, ठीक है। यस। हाँ, Yes. अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो करंट है वो अल्टरनेटिंग है। करंट अल्टरनेटिंग होगा मतलब कॉइल में से करंट बार बार चेंज हो रहा है, तो ये फ्लक्स भी चेंज होंगे। फ्लक्स आर अल्टीमेटली प्रोड्यूस बाय करंट ओनली। तो करंट चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होंगे। और देखो अगर ये फ्लक्स चेंज होंगे मतलब ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो चेंज होंगी, कि कम होंगी ज्यादा होंगी, ऐसा होगा। जब ये लाइंस चेंज होंगी तो मेटल में से भी तो चेंजिंग लाइंस पास होंगी ना। तो ठीक है, तो इमेजिन करो मेटल है, मेटल में से फ्लक्स आर चेंजिंग, मैग्नेटिक लाइंस आर चेंजिंग। तो किसी मेटल में जब लाइंस चेंज होंगे तो क्या होता है, मेटल में एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो मेटल है ना, इन द मेटल एडी करंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड। अब एडी करंट से भी हीट बनती है, जैसे आपको मालूम है नॉर्मली जो करंट पास होता है वायर में से,
तो वायर में हीट प्रोड्यूस होती है। सुनो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, हाँ? जब किसी नॉर्मल वायर से आप करंट पास करते हो तो हीट बनती है ना, वो I²RT करके, I²RT। तो किसी भी करंट से हीट बनती है। तो मेटल में इससे भी जब एडी करंट्स बनते हैं इस मेटल में, तो मेटल में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट बन सकती है। ठीक है, उतनी ज्यादा हीट बनेगी जितना एसी करंट ज्यादा चेंज होगा। अगर एसी करंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी जल्दी जल्दी चेंज होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा, तो इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ ये सब ज्यादा होंगे और बहुत ज्यादा एडी करंट्स भी बन सकते हैं। तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट बनेगा और उससे ये मेटल जो है वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हेयर एडी करंट्स विल प्रोड्यूस हीट इन द मेटल एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट मेटल विल मेल्ट। तो उसको बोलते हैं इंडक्शन फर्नेस। मतलब इसमें एडी करंट की हेल्प से मेटल को मेल्ट किया जाता है। क्लियर है इतना बहुत? ठीक है, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, ठीक है। आप सिर्फ नाम याद रखो इंडक्शन फर्नेस तो भी ठीक है, वर्किंग कोई पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट एडी करंट्स जो है ना, ठीक है, ठीक, एडी करंट्स आर आल्सो यूज्ड इन द स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल। ठीक है, ये व्हीकल का स्पीडोमीटर मालूम है क्या होता है? अब जब कोई बाइक चलाते हो या कोई एक्टिवा स्कूटी कुछ भी चलाओ, जो टू व्हीलर चलाते हो उसमें स्पीड दिखाने के लिए एक मीटर लगा होता है ना, जो गाड़ी की स्पीड बताता है, उसी को बोलते हैं स्पीडोमीटर। अब स्पीडोमीटर कैसे काम करता है आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको इतना तो मालूम है कि स्पीडोमीटर गाड़ी की जो इंस्टेंटेनियस स्पीड बता देता है, गाड़ी अभी कौन सी स्पीड पे है वो बता देता है। तो स्पीडोमीटर जब काम करता है ना, उसकी वर्किंग नहीं समझ सकते, काफी कॉम्प्लेक्स वर्किंग होती है, लेकिन स्पीडोमीटर गाड़ी की स्पीड बताता है। तो स्पीडोमीटर के अंदर एडी करंट्स यूज होते हैं, विद हेल्प ऑफ एडी करंट्स इट मेजर्स द स्पीड। ठीक है, ये खाली इतना ध्यान में रखना है, इसको वर्किंग कोई नहीं पूछेगा कि हाउ एडी करंट्स कम्स इन द स्पीडोमीटर। ठीक है, ठीक है। तीसरा एक यूज है, एडी करंट्स आर आल्सो यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक ब्रेक सिस्टम। ठीक है, सी इलेक्ट्रिक ब्रेक सिस्टम क्या होता है, आपकी जो टू व्हीलर होती है, जो आप एक्टिवा स्कूटी बाइक जो भी चलाते हो, जो टू व्हीलर होता है उसमें डिस्क ब्रेक्स होती है। जब आप ब्रेक प्रेस करते हो तो डिस्क ब्रेक्स होती है, सुना होगा शायद आपने, एक्टिवा में वगैरह में डिस्क ब्रेक्स Yes. होती है। तो वो अलग सिस्टम है। डिस्क ब्रेक मतलब आप जब प्रेस करते हो एक डिस्क आ जाती है, वो डिस्क टायर को टच करती है और टायर को रोक देती है। ठीक है, वो डिस्क ब्रेक है। बाईसाइकिल में भी डिस्क ब्रेक्स होती है ऑलमोस्ट, तो वो अलग है। अगर आप इसमें जाओगे ट्रेन में, ट्रेन की बात करें, ट्रेन में ब्रेक सिस्टम अलग होगा ऑब्वियसली टू व्हीलर के कंपैरिजन में। ट्रेन में ना, हाँ, ट्रेन में ना 3 टाइप के ब्रेक सिस्टम होते हैं, 3 अलग अलग ब्रेक्स होती है ट्रेन को रोकने के लिए। एक ब्रेक होती है नॉर्मल इलेक्ट्रिकल ब्रेक। ओके, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल ब्रेक मतलब जब सपोज आपको दिख रहा है कि सामने स्टेशन आ गई है और ट्रेन रोकनी ही है, पर्सन नोज दैट स्टेशन आ गया, मुझे ट्रेन रोकना ही है, पता है, तो वो कुछ देर पहले इंजन को ऑफ कर देता है। तुम अगर इंजन को ऑफ कर दोगे ना तो फ्रिक्शन की वजह से भी ट्रेन रुक जाएगी आगे चल के, दैट। तो ट्रेन को ऑफ करके भी आप इंजन को रोक सकते हो। इंजन को ऑफ कर दो, बस पावर कट कर दो इंजन का। दूसरा एक ट्रेन में एक सिस्टम होता है ब्रेक का, उसमें क्या होता है, एडी करंट से हम लोग उसको ब्रेक लगाते हैं, मतलब जल्दी से ट्रेन को रोकना है, ठीक है, इमीडिएट ब्रेक लगानी है, तो फिर इलेक्ट्रिकल ब्रेक सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिक ब्रेक सिस्टम मतलब ये किस लिए होता है, गाड़ी को इमीडिएट ब्रेक लगाने के लिए, जल्दी रोकना है गाड़ी को, इमीडिएट ब्रेक लगानी है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक ब्रेक सिस्टम होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिक ब्रेक सिस्टम ट्रेन में यूज होता है इमीडिएट ब्रेक लगाने के लिए। इमीडिएट मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके रुक जाएगी ट्रेन जल्दी। ठीक है, अब देखो ये कैसे होता है आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा जब चेन खींचते हो तो रुकती है ट्रेन जल्दी से, तो वो सिस्टम है इलेक्ट्रिक ब्रेक सिस्टम। ट्रेन को किसी ने चेन खींच लिया तो रुक जाती है जल्दी ट्रेन। ठीक है, ये क्या होता है इसमें बताता हूँ मैं। सपोज ये ट्रेन का टायर है, ठीक है, आपने देखे होंगे ट्रेन के टायर मेटल के बने होते हैं ना, तो ये एक मेटल का टायर है, राइट, इट्स अ मेटल टायर। ठीक है,
होता क्या है कि जब ये ट्रेन चल रही है तो ये टायर भी रोटेट कर रहा है ऐसे, इट इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग, ठीक है, रोटेटिंग कंटिन्यूसली, ठीक है। जब आप ट्रेन की वो जो है ना, जब आपने चेन खींच लिया ट्रेन का, ठीक है, तो होता क्या है अंदर कुछ सर्किट ब्रेक होता है वगैरह। तो होता क्या है कि जैसे आप चेन खींचते हो, सपोज ये यहाँ पे एक मैग्नेट हम लोग नॉर्थ साउथ अरेंज कर लेते हैं टायर के आसपास। एक्चुअली मैग्नेट अरेंज नहीं करते, यहाँ पे हम लोग कॉइल अरेंज करते हैं, कॉइल लाइक दिस। उस कॉइल में करंट स्टार्ट हो जाता है फ्लो होना। जब आप चेन खींचते हो ना, तब उस कॉइल में करंट स्टार्ट हो गया। बिकॉज ऑफ दैट जैसे ही करंट स्टार्ट होगा, ये कॉइल अपने फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी ऐसे, ठीक है। ये करंट स्टार्ट हो गया कॉइल में, ये जो फ्लक्स हैं किस में से जाएंगे, टायर में से जाएंगे, ठीक है। अब टायर का आप कोई भी पोर्शन उठा के देख लो, सब टायर का आप इतना पोर्शन उठा के देख लो, ये टायर का पोर्शन इतना, ये छोटा सा पोर्शन उठा लो टायर का, इसमें से भी फ्लक्स जाएंगे ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो टायर का पोर्शन है ये रोटेट कर रहा है ऐसे, मतलब टायर तो रोटेट कर रहा है ना, तो ये पोर्शन नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इस पोर्शन में से फ्लक्स चेंज होंगे कि नहीं होंगे? यस चेंज होंगे। होंगे। हाँ, एक्चुअली फ्लक्स डोंट वांट टू चेंज, लेकिन ये जो पोर्शन है वो खुद ही ऊपर नीचे हो रहा है बैठ के। हम क्या करें? तो उससे क्या होगा, इसमें से फ्लक्स चेंज होंगे। तो इस पूरे मेटल टायर में ऐसा ही होता है, और पूरे मेटल टायर में एडी करंट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। अब आपको मालूम है एडी करंट्स लेंजिस लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब एडी करंट विल बी इन सच अ वे दैट दे विल अपोज द फ्लक्स चेंज, ठीक है। वो फ्लक्स चेंज को अपोज करेंगे ना। तो एक बात, अब फ्लक्स चेंज हो क्यों रहे हैं? फ्लक्स चेंज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि टायर रोटेट कर, या टायर रोटेट हो रहा है, इसलिए वो टायर के जो अलग अलग पोर्शंस हैं वो नीचे ऊपर हो रहे हैं, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहे हैं। तो एडी करंट पता है ऐसे बनेगा कि वो टायर के मोशन को ही रोक देगा, पॉसिबल है। एडी करंट विल बी इन सच अ वे दैट विल अपोज द मोशन ऑफ द टायर, और टायर रुक जाता है उसकी वजह से। तो ऐसी ब्रेक थोड़ी जल्दी लगती है कि अगर मालूम है सामने स्टेशन आने वाला है, तो हम लोग थोड़ी देर पहले ट्रेन का स्टेशन वो ब्रेक सिस्टम ऑफ कर, ट्रेन का पावर ऑफ कर देते हैं, ट्रेन रुक जाती है। लेकिन अगर इमीडिएट ब्रेक लगानी है, किसी ने चेन खींचा, ट्रेन रोकनी है, जल्दी ब्रेक लगानी है, तो फिर ये यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक और ब्रेक सिस्टम होता है जो मैं नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, उसको वैक्यूम ब्रेक्स कहते हैं। ट्रेन में एक और ब्रेक सिस्टम होता है वैक्यूम ब्रेक्स। वैक्यूम ब्रेक से और जल्दी ब्रेक लगती है, इमीडिएटली, मतलब विद इन 1 सेकंड और 2 सेकंड ट्रेन रुक जाती है। लेकिन वो डेंजरस होता है, उसे ट्रेन डीरेल हो जाती है, ट्रेन गिर सकती है ट्रैक से, इसलिए वो यूज नहीं किया जाता है वैक्यूम ब्रेक्स। आवाज क्लियर नहीं है आपका, क्या बोल रहे हो? सर ये कार्स में नहीं यूज होता है? एडी करंट्स कार में भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर कार जो है ना हमारी, जो मॉडर्न जो, हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज होते हैं ना? हाँ हमारे इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज होती है कार में, ठीक है। ठीक है, जो मॉडर्न कार है ना, काफी महंगी वाली कार्स आती हैं जो मॉडर्न, उसमें ये भी होता है। लेकिन ज्यादातर जो नॉर्मल प्राइस की कार्स आती हैं जो इंडिया में बनती हैं, उसमें ये नहीं होता है यूजुअली। उसमें हमारा वही सिस्टम है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स लगती है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी काफी स्ट्रांग होती है और जल्दी रोक सकती है कार को, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये सिस्टम हमारे कार्स में यूजुअली यूज नहीं होता है, ट्रेन्स में यूज होता है ये चीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स हैं, स्पीडोमीटर है, और इंडक्शन फर्नेस है। तीनों यूजेस थोड़ा बहुत ध्यान में रखो। क्लियर है ये चीज? सर यस हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर, इमरजेंसी ब्रेक रहता है ना वो, हाँ, जो जो आप बोल रहे मैंने आपको बोला, ट्रेन में 3 ब्रेक्स होती हैं, ठीक है। एक तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक, नॉर्मल ब्रेक्स, मतलब ट्रेन का पावर बंद कर दो, ट्रेन की इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दो, ट्रेन अपने आप रुक जाएगी थोड़ी देर में फ्रिक्शन की वजह से, वो नॉर्मल ब्रेक्स। ये दूसरी ब्रेक्स मैंने बताई, जो आप चेन खींचते हो तो ये ब्रेक्स लगती हैं यूजुअली, ठीक है। यहाँ गाड़ी जो ड्राइवर भी कर सकता है, ये ड्राइवर भी इमीडिएटली रोक सकता है। एक और होती है तीसरी, जिसको बोलते हैं इमरजेंसी ब्रेक्स, उसका ही दूसरा नाम है वैक्यूम ब्रेक्स, ठीक। उससे क्या होता है, अगर गाड़ी, मतलब ट्रेन जो है वो बहुत तेजी से चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर या 150 किलोमीटर पर भी चल रही है, विद इन नेक्स्ट 1 और 2 सेकेंड, विद इन 2-3 सेकेंड वो रुक सकती है, ठीक है। लेकिन वो डेंजरस होती है, उससे खाली इंजन रुकती है, पीछे के डब्बे नहीं रुकेंगे इतने स्पीड पे, तो ट्रेन डीरेल हो जाती है, मतलब डब्बे गिर जाते हैं पटरी से, इसलिए वो नहीं यूज की जाती है, ठीक है। तो अभी आप बोलेंगे कि इससे नहीं यूज की जाती तो लगाते क्यों है उसको, है ना? तो
उसका भी रीजन बता सकता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन पहले सुन लो अच्छे से। वैक्यूम ब्रेक्स इमरजेंसी ब्रेक्स होती है, इमरजेंसी सिचुएशन में लगाने के लिए। वो वैक्यूम ब्रेक्स लगाने पे गाड़ी इमीडिएटली रुक जाती है, 1 या 2 सेकंड के अंदर, मैक्सिमम 3 सेकंड के अंदर वो रुक जाएगी गाड़ी, बहुत हाई स्पीड से भी। वैक्यूम ब्रेक्स, ठीक है, काफी पावरफुल ब्रेक्स होती है, लेकिन उससे खाली इंजन रुकती है, पीछे के डब्बे नहीं रुकते कभी भी, कि खाली इंजन को रोकती है वो। तो उससे क्या होगा, आपके डब्बे डीरेल हो जाएंगे। सोचो इंजन रुक गई लेकिन पीछे के डब्बे अभी भी चल रहे हैं, तो क्या होगा, आप समझ सकते हो वो चीज। तो ट्रेन डीरेल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं यूज किया जाता है ऑफन, वो खाली इमरजेंसी सिचुएशन में होती है। मतलब अगर ट्रैक ही टूटा हुआ है आगे, आपको ड्राइवर को दिख गया कि आगे ट्रैक ही टूटा हुआ है, ट्रैक टूटा हुआ है तो मालूम है ट्रेन गिरने वाली है, तो इसलिए वो इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है फिर, ठीक है। वैसे भी गिरने वाले हैं तो उससे अच्छा पहले रुक जाओ, तो इसलिए वो यूज होती है। सर एक बार जूम आउट कर देना जरा हुआ स्क्रीनशॉट ले। जूम आउट करूं, जूम कहाँ किया है? हाँ मतलब वो सर स्टार्ट पे। ठीक है, ठीक है। सो क्लियर स्टूडेंट्स, एडी करंट्स, ठीक है। यस यस सर। अब वो आप बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के लॉसेस थोड़े बहुत बाकी हैं, बताना कि लॉसेस किस टाइप के होते हैं ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो अभी मैं वो कवर कर लेता हूँ और उसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा फिर। ट्रांसफार्मर लॉसेस, ठीक है। देखो जल्दी बता देता हूँ, इसके लिए देखो थोड़ा बहुत ट्रांसफार्मर आपको याद होना चाहिए पहले तो। देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर में ये जो चीज है रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, इट इज अ आयरन कोर, Fe कोर, आयरन का कोर होता है ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था ऐसे, ये सब प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल है। ये सपोज ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में एक करंट फ्लो होता है IP, प्राइमरी करंट। सेकेंडरी कॉइल में भी करंट जा सकता है इफ यू गिव द क्लोज सर्किट, सेकेंडरी करंट। ये सब याद है डायग्राम, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी कॉइल है या जो ये सेकेंडरी कॉइल है, ये कॉपर की बनी होती है, मेड ऑफ कॉपर, तो कॉपर वाइंडिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो लॉसेस कहाँ होते हैं मैं बता देता हूँ। लॉसेस वाइंडिंग में भी होते हैं और लॉसेस कोर में भी होते हैं। तो पहले मैं आपको वाइंडिंग के लॉसेस बताता हूँ। वाइंडिंग मतलब ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को वाइंडिंग बोल रहा हूँ मैं, वाइंडिंग्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो लॉस होते हैं उसको बोलते हैं वाइंडिंग लॉसेस, ठीक है। और इसको हम लोग कॉपर लॉसेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि कॉपर की बनी हुई है वो, कॉपर लॉसेस, ठीक है। एक बात बताओ, आप प्राइमरी कॉइल में करंट पास कर रहे हो, राइट। सो ये जो प्राइमरी कॉइल है, इस कॉइल की अपनी कुछ रेजिस्टेंस भी तो रहेगी ना प्राइमरी कॉइल की, ठीक है। एवरी कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस, तो उसमें आप IP करंट पास कर रहे हो, IP, तो IP स्क्वायर RT, ये क्या होगा देखो, इट विल बी द हीट दैट Heat इज प्रोड्यूस इन, dissipated. हीट डिसिपेटेड ना। ऐसे ही सेकेंडरी कॉइल में भी करंट होता है, IS स्क्वायर RT सपोज। तो ऐसे हीट बनता है, इसको आप हीट डिसिपेटेड बोल सकते हो या इसको आप जूल्स हीटिंग भी बोल सकते हो, ये जूल्स हीटिंग है, ठीक है, ठीक है। तो इसको, ये एक टाइप के लॉसेस होते हैं, इसको आप वाइंडिंग लॉस बोलो, कॉपर लॉस बोलो, जूल्स हीटिंग बोलो, एक ही बात है, ये सब एक ही है अल्टीमेटली, ठीक। आई थिंक ये क्लियर है, इसको और डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए ये? यस Yes. यस ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैं आयरन के कोर के लॉसेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोर लॉसेस, जो आयरन के कोर में होते हैं, या इसको कभी कभी आयरन लॉसेस भी बोला जाता है, आयरन लॉसेस, ठीक है। आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस, इसमें क्या होता है, देखो अपने एक बात बताओ, आपने इससे पहले वो चैप्टर किया है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, समथिंग लाइक, यस उसमें यस उसमें आई थिंक ये टॉपिक किया तो नहीं होगा, और किया है बता दो, हिस्टेरिसिस मैग्नेटिक मटेरियल्स में आता है। किया है ये, No sir, वो chapter नो नहीं सर है। तभी प्रॉब्लम है। मैकेनिक देखो मैं मैग्नेटिक थोड़ा, मटेरियल्स में हाँ मैग्नेटिक मटेरियल में है ये, यस, वो चैप्टर नहीं हुआ है अभी तक, No. ठीक है, ठीक है। तो देखो हिस्टेरिसिस में ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं। देखो अगर आपको याद है, प्राइमरी से हम लोग AC कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफार्मर में। तो प्राइमरी कॉइल में AC करंट पास होता है, तो AC करंट से क्या होगा, ये जो फ्लक्स है ना, दिस फ्लक्स आर प्रोड्यूस बाय प्राइमरी, देखो ये फ्लक्स देखो,
दे आर प्रोड्यूस बाय प्राइमरी दिस वे, राइट। ये फ्लक्स भी चेंज होते रहते हैं क्योंकि करंट प्राइमरी में जो है वो एसी करंट है, फ्लक्स कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। अभी जो चेंजिंग फ्लक्स है वो किस में से जाएंगे, आयरन के कोर में से पास होते हैं ना, ठीक है। तो ये देखो सपोज ये आयरन का कोर है, देखो इसमें जैसे फ्लक्स जाते हैं ऐसे, ओके, फ्लक्स, और ये जो फ्लक्स है ना वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि आयरन के कोर में से अगर फ्लक्स पास हो रहे हैं, फ्लक्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो आयरन है ना वो बार बार मैग्नेटाइज होता है, इट गेट मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड अगेन फिर डीमैग्नेटाइज होता रहता है। भी ज्यादा शायद समझेगा नहीं, वो मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर में है ये। आयरन का कोर है, इसमें से फ्लक्स जा रहे हैं और बार बार वो फ्लक्स चेंज हो रहे हैं। फ्लक्स जब जाते हैं ना इस आयरन कोर से, तो आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब आयरन मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। ये बार बार चलता रहता है, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, बार बार क्यों चलता रहता है, क्योंकि फ्लक्स भी बार बार चेंज हो रहे हैं। फ्लक्स क्यों बार बार चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आपका अल्टरनेटिंग करंट है, करंट बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आयरन कोर जो है ना वो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता रहता है, इसमें एनर्जी लॉस होती है। तो दिस repeated magnetization and demagnetization causes the energy loss, इसमें एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। किसकी एनर्जी जाती है पता है, वो जो एसी सप्लाई है ना उसकी एनर्जी जाती है अल्टीमेटली, जो एसी सोर्स आपने लगाया है वहां से जो एनर्जी आ रही है वो जाती है लॉस होके इन द फॉर्म ऑफ हीट अगेन, और उसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस। तो एज ऑफ नाउ क्या करो, आप खाली याद रखो कि हिस्टेरिसिस करके भी एक लॉसेस होते हैं, इसको आप बोल सकते हो हिस्टेरिसिस लॉसेस, ठीक है। और ये किस में होते हैं, आयरन के कोर में होते हैं। आयरन का कोर बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता रहता है, उससे वो लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो एक ये लॉसेस हैं हिस्टेरिसिस लॉसेस। दूसरे भी एक लॉसेस होते हैं, एक और लॉस है। एक बार बताओ, थोड़ा सोच के आंसर देना मुझे। ये आयरन का कोर है, आयरन एक मेटल है, आयरन का कोर है, उसमें से ये फ्लक्स जा रहे हैं, दिस फ्लक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी करंट, और ये फ्लक्स बार बार चेंज हो रहे हैं। तो आप कुछ बता सकते हो कि इस आयरन कोर में और क्या होगा, इस कोर में फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, EMF इंड्यूस्ड होगा। कैन आई से एडी करंट्स बेसिकली। यस यस मेटल का कोर है ना, मेटल है पूरा, वो मेटल का कोर है आयरन में, आयरन का जो कोर है वो मेटल है पूरा, मेटल में फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, इट्स नॉट अ कॉइल, इट्स अ मेटल ब्लॉक। तो इसमें एडी करंट्स भी बनते हैं आयरन कोर में, और आपको मालूम है एडी करंट से भी हीट बनती है और वो भी लॉस है, तो एडी लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। हिस्टेरिसिस लॉसेस भले आप डिटेल में मत जाओ, इंपॉर्टेंट नहीं है, एडी लॉसेस पे थोड़ा ध्यान दो क्योंकि एडी इसी चैप्टर में है ना, तो एडी को बहुत क्लियर करो। तो इस आयरन कोर में एडी करंट्स भी बनते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि हिस्टेरिसिस लॉसेस भी होते हैं, नो डाउट, ठीक है। हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम करने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो हम लोग करते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट टू मिनिमाइज द हिस्टेरिसिस लॉसेस वी ऑलरेडी टेक सम प्रिवेंटिव मेजर्स। एडी को लॉसेस जो है ना वो काफी ज्यादा होते हैं, मतलब एडी करंट डेंजरस होते हैं काफी, मतलब बहुत गर्म कर देते हैं वो कोर को, तो हमें एडी करंट्स को भी कम करना है, वी वांट टू रिड्यूस द एडी लॉसेस, ठीक है। तो हिस्टेरिसिस लॉसेस को भी रिड्यूस करने के लिए हम लोग तरीके उठाते हैं, वी टेक द स्टेप्स, वो मैं आपको भी समझा नहीं पाऊंगा क्या किया जाता है, लेकिन एडी को कम करने के लिए टू रिड्यूस दिस एडी लॉसेस क्या किया जाता है वो आप समझ सकते हो, वो मैं आपको समझा दूंगा अभी, वो इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। टू रिड्यूस द एडी लॉसेस व्हाट स्टेप वी टेक आई विल टेल यू, ठीक है। देखो ये एडी लॉसेस कहाँ होते हैं, आयरन कोर में कि कॉपर की वाइंडिंग्स में, कोर में। कोर में। सपोज ये आयरन का कोर है, ओके, इमेजिन दिस डायग्राम, कोर है, इसमें देखो ऐसे एडी करंट्स बन रहे हैं, ऐसे एडी करंट आपको भी ध्यान में है कैसे होते हैं, ऐसे पूरे बॉडी में बनेंगे आयरन कोर के, ऐसे जहां पे भी कोर है वहां वैसे बनेंगे, और इस एडी करंट से क्या होता है, करंट से हीट बनती है, तो ये हीट बनेगी। इसको मिनिमाइज करने के लिए, लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका पूरा आयरन कोर है ना, आयरन कोर एक मेटल ब्लॉक के जैसा होता है, इसको हम लोग स्लाइसेस में कट कर देंगे, ऐसे वी कट इनटू स्लाइसेस, ऐसे देखो ऐसे, सपोज मैंने नाइफ लेके इसको स्लाइसेस में क्या कर दिया, कट कर दिया। अब बोलेंगे तो उससे क्या होगा, पहले आप स्लाइसेस में कट करो
और बाद में हम लोग क्या करेंगे, उन स्लाइसेस को वापस एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्लू या कोई बाइंडिंग मटेरियल यूज करके, चिपकने वाला मटेरियल यूज करके वापस इन स्लाइसेस को आपस में जोड़ देंगे। तो होगा क्या, आपका वापस कोर बन जाएगा, यू विल अगेन गेट योर कोर। लेकिन अभी इस कोर में बीच बीच में से लाइनिंग्स होंगी ना, ठीक है, ये आपने बीच में कट करके उसको वापस जोड़ा है ना, बीच बीच में क्या Yes. आएंगी, लाइनिंग्स आएंगी, ठीक है। तो ऐसे कोर को, जो ये ऐसा कोर है जिसको कट करके वापस जोड़ा हुआ है ना, ऐसे कोर को लैमिनेटेड कोर बोलते हैं, लैमिनेटेड कोर। मतलब इसको लैमिना मतलब वो स्लाइसेस को बोलते हैं, स्लाइसेस में कट किया, वो स्लाइस को लैमिना बोलते हैं, वापस ज्वाइन किया, तो स्लाइसेस की ज्वाइनिंग से बना हुआ है, उसको लैमिनेटेड कोर बोलते हैं। देखिए अब इससे फायदा क्या होता है, देखो दो स्लाइसेस के बीच में क्या होगा, ग्लू भरा होगा क्या, थोड़ा सोच के बताओ, दो स्लाइसेस के बीच में क्या होगा, Yes. ग्लू होगा। Glue. ग्लू कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होता है, ग्लू मस्ट बी अ बैड कंडक्टर, ग्लू इज नॉट अ गुड कंडक्टर। तो होता क्या है कि इस बैड कंडक्टर की वजह से ऐसा, देखो ऐसा पाथ नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्लू में से पास नहीं हो पाएंगे ना, ग्लू इज अ बैड कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन ग्लू में से नहीं पास हो पाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन का पाथ छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, बट ग्लू में से पास नहीं हो पाएंगे। तो जो बड़े बड़े सर्कुलर पाथ है ना, उसमें नहीं फ्लो हो पाएंगे, इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे पाथ्स में फ्लो होंगे ऐसे। उससे क्या होता है, अल्टीमेटली एडी करंट्स काफी कम हो जाते हैं। तो आप खाली इतना याद रखो कि टू रिड्यूस द एडी लॉसेस, द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, टू रिड्यूस द एडी लॉसेस, द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड। ठीक है, लैमिनेटेड मतलब इट इज कट इनटू स्लाइसेस एंड देन अगेन रीजॉइंड। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका एडी लॉसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। ठीक है, एडी लॉसेस गेट रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, कभी देखा है आपने ट्रांसफार्मर अवेलेबल होता है, आप कभी किसी इलेक्ट्रिकल शॉप पे जाओ, बोलो मेरे को छोटा सा ट्रांसफार्मर चाहिए, 10-15 रुपए का दे देगा, आई थिंक उससे भी कम में। अभी तो महंगाई हो गई है, नहीं तो जब मैं स्टूडेंट था उस टाइम पे तो 2 रुपए का आ जाता था, 2 या 3 रुपए में एक छोटा ट्रांसफार्मर ले लो, भले उसको बोलो मेरे को ट्रांसफार्मर चाहिए इलेक्ट्रिकल शॉप पे, वो दे देगा। उसमें आप क्या करो, फिर जो पकड़ रहती है ना, प्लायर या पकड़ जो घर में जिससे आप बर्तन उठाते हो, गर्म बर्तन, वो भी चलेगा, पकड़ ले लो प्लायर। उससे क्या करो, उसकी मेटल की बॉडी होती है ट्रांसफार्मर की, मेटल की बॉडी को बेंड करके निकाल दो, अंदर से आपको पूरा एक कोर दिख जाएगा, प्राइमरी कॉइल दिख जाएगी, सेकेंडरी कॉइल दिख जाएगी, सब दिखेगा अंदर। ठीक है, उसकी आउटर बॉडी खाली निकालनी पड़ती है ट्रांसफार्मर की। ठीक है, तो कर सकते हो, 5-10 रुपए का काम है, आप खुद देख सकते हो लैमिनेटेड कोर कैसा होता है वगैरह। ठीक है, जिनको इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है, हाँ सर मुझे कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह करनी है, आप करो, अभी से चालू हो जाओ, ये बुक्स का नॉलेज काम नहीं आएगा, अपना नॉलेज डेवलप करो एंड यू विल रीच टू सर्टेन डिफरेंट हाइट्स इन द लाइफ। जिसमें इंटरेस्ट है उसमें अभी से ही शुरू कर दो अपना काम, सोचो आप उसमें प्रोफेशनल बन जाओ और काम शुरू कर दो उसमें अपना। ठीक है, तो अगर है इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट, ऐसा कर सकते हो। ठीक है सर ट्रांसफार्मर में लैमिनेटेड कोर यूज होता है। उसका कोर लैमिनेटेड होता है, उसका रीजन इसलिए है क्योंकि उसको एडी लॉसेस को कम करने के लिए किया जाता है वो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इसको एमसीक्यू वगैरह के लिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, Yes. हाँ, विद दिस वन योर टॉपिक इज ओवर, आपका ईएमआई चैप्टर ही फिनिश हो गया। ठीक है, काफी बड़ा चैप्टर था। ठीक है, बिफोर आई गो टू, मुझे एक लेक्चर और लगेगा इसकी थोड़ा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराने के लिए, बट बिफोर वी गो टू न्यूमेरिकल्स, ठीक है, मैं खाली आपको याद दिला देता हूँ समरी में कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन सी फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में। जस्ट आई गिव यू समरी ऑफ ऑल फॉर्मूलाज। ठीक है, चैप्टर फिनिश हो गया। ओके, इस चैप्टर में देखो सबसे पहले जो टॉपिक थी वो थी फैराडे के एक्सपेरिमेंट, राइट। उसमें खाली बस इतना याद रखो कि बेटा फ्लक्स चेंज करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगी कॉइल में, राइट। तो इसमें क्या क्या याद करना है, फ्लक्स इज गिवन बाय बी डॉट ए, बी बार डॉट ए बार, इट इज दिस वे एक्चुअली। तो इसको आप सॉल्व करोगे इट विल बिकम बी ए कॉस थीटा, बट अगर एन टर्न्स है तो इधर एन बी आता है, एन बी ए कॉस थीटा। पहले आप ये फॉर्मूला याद करो, द ईएमएफ इंड्यूस इज गिवन बाय माइनस डी फाई बाय डी टी, इट्स ईएमएफ इंड्यूस्ड। न्यूमेरिकल्स में आप ये माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हो, जस्ट वैल्यू आपको चाहिए, माइनस साइन इंडिकेट दैट ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है इट ऑपोजेस द चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, अभी जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है इट्स ईएमएफ इंड्यूस्ड
ये किस में इंड्यूस होती है? कॉयल में इंड्यूस होती है. सपोज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल, इट विल गिव यू करंट इंड्यूस्ड इन द कॉयल. ठीक है, करंट इंड्यूस होता है. ठीक है, एक बार मैंने याद है मैंने आपको एंट्रेंस के लिए सबसे भी थोड़ा बहुत बताया था, इंड्यूस चार्ज भी बताया था. इंड्यूस चार्ज dq, इंड्यूस चार्ज इज गिवन बाय d phi upon r. जस्ट आप चेक कर सकते हो, नोटबुक में रहेगा ये भी चीज. तो इंड्यूस करंट, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस ईएमएफ सब बता दिया इसमें. तो ये फॉर्मूलास देख लो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसके बाद ठीक है, अगर आपकी जो कॉइल की छोड़ देते हैं, अब नेक्स्ट पे जाते हैं मोशनल ईएमएफ. ये भी इंड्यूस ईएमएफ ही है ये भी, लेकिन ये मोशन से. अगर एक रॉड है देखो ऑफ लेंथ L, इट्स मूविंग दिस वे विथ वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड B दिस वे. ये डायग्राम इमेजिन करो, मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें ये रॉड है, इस रॉड का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द रॉड इज L एंड मूविंग विथ वेलोसिटी v. Okay. तो इसमें EMF इंड्यूस हुआ था इस कॉइल में. That EMF was BLV. राइट है, याद है कुछ ये? Yes. हाँ, अगर ये रॉड रोटेट कर रही है, इट्स रोटेटिंग रॉड. सपोज एक मिनट, आस्था ने कुछ डाउट है क्या? आस्था को, आस्था आई थिंक कुछ डाउट है तो बोलो. Okay. अगर ये रॉड रोटेट कर रही है ना, तो EMF इंड्यूस हुआ हाफ B ओमेगा L स्क्वायर. बताया था ये भी. ठीक है, रोटेटिंग रॉड है तो. ठीक है, ओके. और इसमें कुछ और फॉर्मूलास भी थी, जैसे एक बात बताओ, ये रॉड रोटेट कर रही है. ओके, ये है. ठीक है, कुछ और फॉर्मूलास थी, बट मैं समरी में जस्ट बता रहा हूँ, ये कुछ टॉपिक्स था. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आया था, इट वाज सेल्फ इंडक्शन. पावर भी था ना उसमें मोस्टली. हाँ, इसलिए बोला ना, मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी डिटेल में, हर चीज नहीं बता रहा हूँ मैं, मतलब आइडिया दे दिया. रोटेटिंग में फिर कुछ और चीजें होंगी, सब टॉपिक्स होंगे. यस सर. जस्ट आई एम गिविंग यू द ओवरऑल आइडिया कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में. नेक्स्ट था सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन मतलब आप एक कॉइल लेते हो, एक ही कॉइल लेनी है, इस कॉइल में आप करंट पास करो. इफ यू पास करंट, आपको मालूम है इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ऐसे, लाइक दिस, मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी ऐसे. ठीक, लेकिन अगर तुम इस करंट को चेंज करोगे तो ये मैग्नेटिक लाइंस भी चेंज होंगी. ठीक है, एक फॉर्मूला बनती है इसमें, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इट्स प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कॉइल. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के जो कांस्टेंट है वो L डाला जाता है. ये एक फॉर्मूला थी. ठीक है, तो ये होता है. लेकिन अगर ये करंट चेंज करोगे, लेट्स से दिस करंट I इज चेंजिंग, तो फ्लक्स भी चेंज होंगे, और फ्लक्स चेंज होने से EMF डेवलप होगी ना. EMF is given by minus L di by dt. तो EMF भी इसी कॉइल में इंड्यूस होगी, करंट भी आप इसी कॉइल में चेंज कर रहे हो, और फ्लक्स भी इसी कॉइल में चेंज होंगे. सब कुछ इसी कॉइल में होता है. उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन. E इक्वल टू माइनस L di by dt. फिर L जो है, अगर आपको याद है, L का नेम क्या था, किसी को याद है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. L जो है वो कॉइल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे. It was mu 0 n square a by L, something like this. Yes. L का यूनिट था हेनरी. okay. Okay. और एक और यूनिट चलता है इसका, ओहम सेकेंड. ये था, बट इसको हम लोग हेनरी लिख सकते हैं. सेल्फ इंडक्शन के बाद टॉपिक आता है म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्शन में जो चीज याद रखनी है वो ध्यान में रखो. ये देखो, म्यूचुअल इंडक्शन में भी आप ऐसे बोल सकते हो, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ये वाला ऐसे, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट. बट म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग इन द प्राइमरी कॉइल. ये था, दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी, दो कॉइल्स होती है. ये रिमूव करके कांस्टेंट क्या डालेंगे, M डालेंगे. M इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. इसमें एक फॉर्मूला बनती है, EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी माइनस M टाइम्स dIP by dt. ठीक है, ये फॉर्मूला सिमिलर है जैसे सेल्फ इंडक्शन की है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है इसमें. ठीक है, और इसमें M क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है. ठीक है, M को भी आप बोल सकते हो, M also depends on ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉइल.
लेकिन कौन सी कॉइल की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे, प्राइमरी कॉइल की पे डिपेंड करेगा कि सेकेंडरी कॉइल पे डिपेंड करेगा? दोनों के। तो क्यों दोनों पे करेगा? डिपेंड, ये म्यूचुअल है ना, दोनों का डिसीजन होता है म्यूचुअल, डिपेंड्स ऑन बोथ कॉइल्स। ओके, और एम इस पे भी डिपेंड करता है कि वो जो दोनों कॉइल्स है ना वो आपस में कैसे कपल्ड है, बहुत अच्छे से उनकी कपलिंग है कि दोनों कपल नहीं है, मतलब दोनों कॉइल में लिंकेज कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। एम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लिंकेज और कपलिंग बिटवीन द कॉइल्स। आपको मैंने बताया था अगर दो कॉइल में कपलिंग ही नहीं है, मतलब एक कॉइल में से आप फ्लक्स पास कर रहे हो, वो फ्लक्स दूसरे कॉइल तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, लिंक ही नहीं है दोनों कॉइल में, कम्युनिकेशन ही नहीं है दोनों कॉइल में, तो एम 0 आया था, मैंने दिखाया था एक बार वो। तो एम इस पे भी डिपेंड करेगा कि लिंक कैसा है दोनों कॉइल्स के बीच में। ठीक है, तो एम की मैंने बता दिया, एम की कुछ फॉर्मूलास बता देता हूँ। म्यू0, ठीक है, अब आप बोलेंगे म्यू0 ऐसे एक फॉर्मूला थी, म्यू0 NP/NS प्राइमरी सेकेंडरी into area of secondary by length of primary। एक ये इस टाइप की एक फॉर्मूला थी, ठीक है, ये फॉर्मूला लेकिन हमेशा यूज नहीं होगी, इट इज वैलिड जब मैक्सिमम कपलिंग होती है, कपलिंग इज मैक्सिमम, ऐसी एक फॉर्मूला बनाई थी, बट ये हमेशा नहीं होती है फॉर्मूला, इट्स ओनली फॉर मैक्सिमम कपलिंग, बहुत अच्छे से लिंक है दोनों कॉइल तभी यूज होती है। अदरवाइज एम की दूसरी फॉर्मूला है, एम इज गिवन बाय k रूट ऑफ L1 L2, ये हमेशा इसकी यूज हो सकती है। ठीक है, ये फॉर्मूला डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, उस टाइम पे मैंने बताई थी, आपके नोटबुक में रहेगी ये सब चीजें। ठीक है, तो ये सब है म्यूचुअल इंडक्शन से डिपेंडेंट, म्यूचुअल इंडक्शन में ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार सेल्फ इंडक्शन हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, उसके बाद था ट्रांसफॉर्मर, विच वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में याद करो क्या क्या है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन पे ही काम करता है, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ mutual induction। Okay, I can say that a transformer is based on mutual induction। अब ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल होती है और सेकेंडरी कॉइल होती है, दो कॉइल। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल पे हम लोग एसी कनेक्ट करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं। सेकेंडरी पे भी हमको अल्टरनेटिंग ही मिलता है, एसी को एसी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर मैं एसी वोल्टेज की बात करूं, एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, मतलब आपने ऐसा लगाया एसी वोल्टेज, ठीक है, सेकेंडरी में भी आपको एसी मिलेगा लेकिन ज्यादा बड़ा मिल सकता है, अगर ऐसा बड़ा मिल गया, देखो ज्यादा बड़ा, तो इसको मैं बोलूंगा स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी, दिस वन इट इज मोर देन ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी। ठीक है, ठीक है, याद है कुछ ऐसा, याद आ रहा है? यस। और एक होता है स्टेप डाउन, आपको समझ में आ सकता है, स्टेप डाउन इसका उल्टा होगा, और क्या, स्टेप डाउन में ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी इज स्मॉलर देन ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी। ठीक है, दैट इज स्टेप डाउन। ठीक है, और एक फॉर्मूला और होती है ट्रांसफार्मर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज आप ऐसे लिख रहे हो ईपी अपॉन ईएस, ईएमएफ इन प्राइमरी अपॉन ईएमएफ इन सेकेंडरी इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी। ओके, ओके, ये चीजें कुछ याद रखो, और भी थोड़ी बहुत चीजें बताई थी, आइडियल ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ये सब भी बताया था, वो आप बाद में पढ़ सकते हो, आज मैं खाली आइडिया दे रहा हूँ क्या क्या है। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया इट वाज एडी करंट्स। ठीक है, एडी करंट में कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूला नहीं है, देयर इज नो फॉर्मूला जिस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, दिस एडी करंट थियोरेटिकल टॉपिक है, थियरी। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर फिर से थोड़ा शॉर्ट में समराइज कर दिया मैंने। अब क्लियर है ये चैप्टर, लग रहा है कि हाँ हो जाएगा अभी? यस। यस। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर बाय स्टूडेंट्स, बहुत बार अटकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो पहले इसको क्लियर करो, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब एक काम करो स्टूडेंट, बाकी टाइम में मैं कुछ न्यूमेरिकल इसके ऊपर बता देता हूँ, आज स्टार्ट कर देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर विल डू सम मोर न्यूमेरिकल्स। ओके, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो आप ओपन करो, अदरवाइज आपको स्क्रीन पे भी टेक्स्ट बुक दिख रहा होगा अभी, राइट? तो मैं इस टेक्स्ट बुक से कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ कैसे करने हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक सबने लिया होगा ना? यस। यस। तो देखो ये आपका एक्सरसाइज है इस टेक्स्ट बुक में,
रीडेबल है क्या, देखो एक मिनट पहले रीड कर Yes. जैसा, ठीक है। तो इसमें देखो मैं कुछ क्वेश्चंस आज करा देता हूँ प्रैक्टिस, जिससे सबको होगा। स्टार्टिंग में देखो एमसीक्यूज है, स्टार्टिंग के कुछ 4-5 क्वेश्चंस एमसीक्यूज है। तो माय सजेशन वुड बी, अगर आपके पास बुक है प्लीज एमसीक्यू खुद ट्राई करो, और कुछ डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर तक पूछो मुझसे। एमसीक्यू में नहीं करा रहा हूँ, आई फील सिंपल ओनली, तो कुछ बहुत टफ एमसीक्यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ, दैट विल मेक अ सेंस। सो हियर न्यूमेरिकल में आप ये फोर्थ न्यूमेरिकल देखो, ये वाला, दिस वन, ठीक है। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या लिखा है देखो, the horizontal wire 20 meter long extending from east to west is falling with a velocity of 10 meter per second normal to the earth's magnetic field. This one, what is the value of induced EMF in the wire? ठीक है, तो एक काम करो स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ा सबने, इसमें से अभी डेटा लिखेंगे। डेटा अपना नोटबुक ओपन करो, डेटा लिखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। फर्स्ट लाइन पढ़ो, लेंथ ऑफ रॉड गिवन है ना शायद, लेंथ ऑफ वायर 20 मीटर, ठीक है। लिखो L is equal to 20 मीटर, लेंथ ऑफ रॉड और लेंथ ऑफ वायर इज 20 मीटर ना। वेलोसिटी कितने से गिर रहा है वो, 10 मीटर पर सेकेंड 10 से। meter. लिखो V वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड B लिखो, B 0.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। डेटा लिख दिया, न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख दो इसकी सारी, ठीक है। लिखा, ठीक है, ठीक है। सो अभी देखो ध्यान से, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सीरियस, ठीक है। ये देखो, सपोज ये आपका रॉड है, रॉड बोलो या वायर बोलो, जो भी बोलो, इसका लेंथ L है, ये ऐसे नीचे गिर रहा है विथ वेलोसिटी V, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटी वगैरह इग्नोर करनी है, ये इतनी वेलोसिटी से गिर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग। सपोज ये ईस्ट वेस्ट ऐसा बताया कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब होता क्या है, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रॉड है, होता क्या है कि जो बाकी जो दो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होती है ऐसे, ठीक है। सो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, और जो रॉड है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इससे क्या होगा, ये एल और बी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना। एल, लेंथ ऑफ द रॉड इज एल, तो एल ईस्ट वेस्ट में है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ में है, तो आपको मालूम है ये आपस में परपेंडिकुलर बन जाएंगे। और डायग्राम देखो, एल और वी भी आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब सब आपस में परपेंडिकुलर है, तो E इक्वल टू BLV होता है, याद है, EMF इंड्यूस इन द। यस Yes. इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो तीन वेक्टर्स हैं B, L और V, इन तीन में से अगर कोई दो पैरेलल हो गए तो क्या होता है, जीरो रहता है ये में EMF जीरो इंड्यूस होता है, बताया था लॉन्ग लॉन्ग बैक में Yes. भी, Zero. यस 3-4 लेक्चर पहले बताया होगा। तो अभी देखो B भी है, L भी है, V भी है तुम्हारे पास, ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे डाल दो, मल्टीप्लाई देम, यू विल गेट E, ठीक है। आपने लिखा ना BLV का वैल्यू, डाल दो इसमें यस एंड गेट द E। 0.01 वोल्ट। ठीक है, ये देखो इधर आंसर दिया हुआ है 10 मिली वोल्ट, ये देखो, ठीक है। 0.01 मींस वही हुआ ना, 10 मिली हुआ वो, 10 मिली यस वोल्ट, ओके। स्टूडेंट क्लियर दिस प्रॉब्लम? So question number 4 in your exercise of the textbook I have finished. इसके बाद मैं जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 पे। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला, इसको ध्यान से पढ़ो। 5 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है ये। देयर इज अ मेटल डिस्क, ओके, एक मेटल की डिस्क है, it is made to spin at a 20 rps about an axis passing through its center, normal to its plane. Disk has a radius of 30 centimeter. Magnetic field 0.2 Tesla है, which is parallel to the axis of rotation.
स्टूडेंट एक काम करो, फिर से जो भी आपको डेटा दिख रही है ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज दिख रही है, नंबर्स, वो लोड कर लो। पहली चीज क्या दी हुई है? 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड दी हुई है, 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड। कोई आइडिया है ये क्या चीज है? ये क्या गिवन है? ये 20 फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इट्स एन लिखो, एन ओमेगा। वाले। नहीं, ये ओमेगा नहीं है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड में होता है, यस ये रेवोल्यूशन पर सेकंड है। ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, इसको एन लिख दो, एन। एन इज 20, ऐसे लिख दो, एन इज 20। ठीक है, सर 20 आरपीएस नहीं यूज करते। 20 आरपीएस लिखो ना भले। हाँ ठीक है ना, 20, बट आरपीएस में ये होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, बस उतना याद रखो। ठीक है, ठीक है, 20 आरपीएस लिख दिया। उसके बाद दूसरा रेडियस गिवन है 30 सेंटीमीटर। नोट करो नोटबुक में कि रेडियस 30 है। इट्स अ रेडियस ऑफ डिस्क, ऑफ कोर्स इट्स 30। नोट किया? उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लिखो 0.2 टेस्ला। बी लिखो, बी इट इज 0.2 टेस्ला। लिखा? यस सो ये हो गया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो अभी पहला पार्ट में क्या पूछा है? एरिया स्वेप्ट आउट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क। एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड। ठीक है, सी ये एक्चुअली में जो पहला पार्ट पूछा है ना, एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड, ये मतलब ईएमआई का इस चैप्टर का तो नहीं हुआ है, एक्चुअली कुछ जनरल पूछ लिया है। मतलब इसमें कोई जो फॉर्मूला हमने बनाई है वो नहीं लगेगी। सी मैं को समझा देता हूँ। ये आपका डिस्क है, इट्स अ रेडियस ऑफ द डिस्क। अब इमेजिन करो कि ये डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है विथ ओमेगा एंगल स्पीड। जब ये डिस्क रोटेट करेगी तो ये रेडियस इमेजिन करो, रेडियस जो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है डिस्क के ऊपर, रेडियस भी ऐसे घूमेगा। ठीक है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी 20 आरपीएस थी ना, मतलब विद इन 1 सेकेंड हाउ मेनी रेवोल्यूशंस? 20 रेवोल्यूशन। 20 तो 1 सेकेंड में अगर ये 20 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगी डिस्क, तो मतलब 1 सेकेंड में ये जो रेडियस है, रेडियस भी अपने 20 रेवोल्यूशंस पूरे कर लेगा। ठीक है, जब ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, व्हेन इट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन, द एरिया कवर्ड बाय दिस रेडियस वेक्टर, एरिया कवर्ड विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ना। सोचो ये जो रेडियस मैंने ड्रॉ किया ना, सोचो इसने एक रेवोल्यूशन पूरा किया, इट फिनिश्ड 1 रेवोल्यूशन, एक पूरा राउंड मार लिया, तो कितनी एरिया को ये कवर कर लेगा? पूरा पाई आर स्क्वायर को। ठीक है, तो अगर इसने 20 रेवोल्यूशंस मार लिए, रेडियस ने 20 रेवोल्यूशंस मार लिए, तो कितनी एरिया ये कवर कर लेगा? 20 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। तो एरिया कवर्ड विल बी 20 इंटू पाई आर स्क्वायर। 20 पाई की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 3.14। रेडियस कितना था शायद बताओ? 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। 0.3 मीटर। तो मीटर में हम लोग इसको 0.3 मीटर लिखेंगे, रेडियस को मीटर में, स्क्वायर दिस वे। So it is like 20 into 3.14 into 0.3 का स्क्वायर will be 0.09. Right? Okay. तो मैथमेटिक्स है, आप सॉल्व कर सकते हो। जस्ट 20 into 0.9 मल्टीप्लाई करो, इट विल 1.8 आएगा into 3.14। ठीक है, ओके। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं सॉल्व करूं तो ये देखो, ये अप्रोक्सीमेटली 18 के जैसा है और ये 3 के जैसा है। 18 into 3 54 होता है। ठीक है, तो चलो 55 आ जाएगा। ठीक है, और डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस, मेरे हिसाब से अराउंड 5.5 कुछ आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, ये देखो इधर कितना आंसर दिया हुआ है, देखो 5.65 दिख रहा है? यस यस, ओके। सो क्लियर है क्या? सो देखिए, दिस इज द प्रोसीजर टू डू। ओके, अंडरस्टूड? नोट कर लो अगर करना है तो, बाद में डाउट नहीं आना चाहिए फिर से। ठीक है, ठीक है। अब 2 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं कि कॉलेज के लिए लेट हो रहा है? 2 मिनट्स आई वांट मोर। यस अब देखो सेकंड पार्ट, देखो इसका सेकंड पार्ट में बोला है द फ्लक्स कट पर सेकंड बाय द रेडियस वेक्टर। फ्लक्स कट पर सेकंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क। ओके, देखो फ्लक्स कट पर सेकंड बाय द रेडियस ये क्या है? देखो ऐसे कर सकते हो तुम, ये जो रेडियस है ऐसे घूम रहा है ना। ठीक है, ठीक है,
जितने फ्लक्स इस डिस्क में से पास हो रहे हैं, फ्लक्स पासिंग थ्रू डिस्क विल बी बी इनटू एरिया. ओके, बी इनटू एरिया. ओके, दिस फ्लक्स आर पासिंग थ्रू द डिस्क. बी इनटू ए ना. अगर एक बार बताओ, अगर इस रेडियस वेक्टर ने एक रेवोल्यूशन पूरा किया, एक रेवोल्यूशन पूरा किया, तो ये जो सारे फ्लक्स हैं जो इस डिस्क में से पास हो रहे हैं, वट एवर फ्लक्स आर पासिंग थ्रू द डिस्क, फ्लक्स मतलब लाइंस जो पास हो रही हैं, उन सारी लाइंस को ये एक बार कट कर लेगा ना, अगर इसने एक रेवोल्यूशन मार लिया तो. ठीक है. यस. तो जब ये एक रेवोल्यूशन मार लेगा ना रेडियस वेक्टर, दिस रेडियस कवर्स वन रेवोल्यूशन, तो जो भी फ्लक्स जा रहे हैं इस डिस्क में से, फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क इज बी इनटू ए. ठीक है. तो इन सारे फ्लक्स को वो कट कर लेगा. तो एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस मारने वाला है? एक 20. सेकंड में 20. तो वो 20 इंटू बी ए इतने फ्लक्स को कट करेगा. ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा. पहले एक रेवोल्यूशन का सोच लो. जब तुमने एक रेवोल्यूशन मार लिया तो रेडियस वेक्टर जो है ना वो पूरा फ्लक्स को कट कर लेगा एक एक बार, पूरे लाइंस को कट कर लेगा एक बार. वो बी ए इज अ फ्लक्स, तो 20 टर्न्स मारेगा, 20 रेवोल्यूशन, तो 20 बी ए फ्लक्स को वो कट करेगा. ठीक है. तो फॉर सेकंड क्वेश्चन 20 इंटू बी इंटू ए. ठीक है. तो 20 बी मैग्नेटिक फील्ड है. कितनी है मैग्नेटिक फील्ड? 0.2 टेस्ला, राइट. और Yes. एरिया को वापस आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर. ठीक है. तो हिंट दे दिया, आप नोट कर लेना भले. इन सबको मल्टीप्लाई करो, आपका फ्लक्स मिल जाएगा. ये फ्लक्स नहीं है, दिस इज अ फ्लक्स व्हिच आर कट बाय द रेडियस वेक्टर. थोड़ा इमेजिन करो, जब ये एक रेवोल्यूशन भी मारेगा ना, रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, रेडियस जो ड्रॉन है डायग्राम में, तो जब एक रेवोल्यूशन मारेगा तो वो उन सारे फ्लक्स को कट कर देगा जो डिस्क में से पास हो रहे हैं. दैट इज बी इनटू ए. तो 20 रेवोल्यूशन में वो 20 बी ए फ्लक्स को कट करेगा. ठीक है. क्लियर है ये सेकंड पार्ट? ठीक है. यस. दिस कैलकुलेशन पार्ट यू कंप्लीट. टाइम कम है तो कैलकुलेशन आप कर लेना. जल्दी से मैं थर्ड का आंसर दे रहा हूं मैं. ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द डिस्क इज. ठीक है. अगर आपको याद है ईएमएफ इंड्यूस्ड इज गिवन बाय डी फाई बाय डी टी. तो ये क्या है डी फाई बाय डी टी? इज इट डी फाई बाय डी टी इज अ चेंज इन फ्लक्स पर सेकंड ना. ओके. यस. तो ये आपने जो अभी सेकंड पार्ट में फाइंड आउट किया ना, सेकंड पार्ट में आपने वही फाइंड किया है, हाउ मेनी फ्लक्स आर कट पर सेकंड, है ना. तो यस. पर सेकंड ही किया है आपने जो सेकंड पार्ट में, वही थर्ड पार्ट में आएगा ना. चेंज ऑफ फ्लक्स पर सेकंड वही आएगा जो आपने सेकंड पार्ट में फाइंड किया है. इसलिए मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का आंसर सेम ही निकलेगा. ये देखो, यस सर. ये देखो, दोनों का आंसर 1.13 है. ठीक है. तो इमेजिन करो सेकंड पार्ट में आपने क्या फाइंड किया है. सेकंड पार्ट में आपने फाइंड किया कि हाउ मच फ्लक्स चेंजेस और हाउ मच फ्लक्स आर कट पर सेकंड बाय द रेडियस वेक्टर ना. तो दे आर लाइक फ्लक्स कटिंग पर सेकंड, वही होता है ईएमएफ इंड्यूस, फ्लक्स पर सेकंड, चेंज ऑफ फ्लक्स पर सेकंड. इसलिए आप ले बोल सकते हो कि ये सेम है, सेकंड है. या अगर कुछ और करना है तो आप ऐसे करो, डी डी टी, फ्लक्स को आप बी इंटू ए लिखो, बी बाहर ले लो, जस्ट डी ए बाई डी टी. राइट. डी बाई डी टी. ओके. डी बाई डी टी इज एरिया पर सेकंड ना. ठीक है. एरिया कवर्ड पर सेकंड. एरिया को आप लिखो पाई आर स्क्वायर इंटू 20. ठीक है. एक सेकंड में इतनी एरिया कवर होगी, 20 इंटू पाई आर स्क्वायर. और टाइम आप 1 डाल दो फिर तो भी वही बात हो जाएगी. एक सेकंड में कितनी एरिया कवर होगी? 20 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है. वैसा कर दो. समझा ये? यस. हाँ. दिस कंप्लीट्स योर न्यूमेरिकल. अगला एक लेक्चर और लूंगा मैं, उसमें मैं और कुछ अलग टाइप की न्यूमेरिकल्स, कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करा दूंगा. उसके बाद वी कैन डिक्लेयर दैट चैप्टर कंप्लीटेड. हाँ. तो विल मीट नेक्स्ट टाइम. मेरी सजेशन ये रहेगी कि इस चैप्टर को थोड़ा पॉसिबल हो तो फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज करके आओ. इट विल बी, तो ज्यादा अच्छे से समझेगा फिर न्यूमेरिकल्स. ओके. विल मीट नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स. ओके. चलो.